सरकार जिम्मेदारी लेगी हम सबकी सुरक्षा की? पंजाब के अंदर हमारे भाई एक उभरते सितारे, एक यूथ की कैसे निर्मम हत्या कर दी गई। आज सबसे ज्यादा प्रश्न विधायकों की सुरक्षा का है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा पे हम सब विधायकों का दबाव था कि भाई आप कहीं ऐसी जगह चलें, सेफ जगह चलें। दाएं से बाएं से इधर से उधर से सब साथियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल को किसी भाई के संग कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। आज तो विरोधियों का मतलब या तो गोली मार दो या उल्टे सीधे केसों में फंसा दो। नमस्कार, स्वागत है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो आपने देखा हरियाणा के फरीदाबाद से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा का है। नीरज शर्मा बाकी के कांग्रेसी विधायकों के साथ रायपुर के एक रिजॉर्ट में, जिसको अब सेफ हाउस कहा जा रहा है, इसमें ठहरे हुए हैं। नीरज शर्मा ने खुद बताया, वो खुद कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर उनको या किसी विधायक को भरोसा नहीं है। डर ये कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेसी विधायकों ने आला कमान पर यह खुद कहते हुए दबाव डाला कि उनको किसी सेफ जगह पर ले जाया जाए। 10 तारीख को चुनाव है। बताया जा रहा है कि 31 में से 30 विधायक रायपुर में रिजॉर्ट तक पहुंच चुके हैं, सेफ हाउस तक पहुंच चुके हैं। पहले दिन 27 विधायक एक साथ आए थे। सारे देश ने वो तस्वीरें और खबरें देखी। कल 2 विधायक पहुंचे और आज एक और विधायक आ चुके हैं। हरियाणा में राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस ने यह सारी जद्दोजहद की है। तो कुल मिलाकर के बड़ी बात यह, कांग्रेसी विधायक जब रायपुर पहुंचे तो कई तरह के सवाल इनसे पूछे गए, कई बार सवाल पूछे गए, हर किसी से सवाल पूछे गए। मीडिया ने बहुत कोशिश की कि जो विधायक आए हैं, चलते समय तो जो उन्होंने कहा था हरियाणा से वो तो उन्होंने सुना, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद और दिल्ली से रायपुर आने के बाद किसी भी विधायक से मीडिया का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब पहली बार IBC 24 के कैमरे पर एक्सक्लूसिव आकर नीरज शर्मा ने सारी बातें कही हैं, तो इसमें कई बड़े आरोप भी हैं, गंभीर आरोप हैं, कई गंभीर बातें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा, जिससे हम चर्चा भी करेंगे। और जो बातें की हैं कि बीजेपी राज में डर लगता है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे सहयोगी स्टार जैन हैं, जो लगातार इस पूरी विधायकों के आने की कवायद थी, उनके रुकाने की व्यवस्था थी, उसमें हमारी पूरी टीम लगी रही, उसका एक अहम हिस्सा रहे। सबसे पहले स्टार के पास में मैं चलूंगा। बातचीत, आज में डर लगता है, विरोधियों को गोली मारी जाती, और क्या कहा है? देखिए, हरियाणा के विधायक है, फरीदाबाद के विधायक है नीरज शर्मा। उनसे IBC 24 यानी हमने संपर्क किया और बड़ी मुश्किल से वो हमसे बात करने के लिए राजी हुए और फिर उन्होंने अपनी बातें रखी कि आखिर क्यों उन्हें यहाँ पे आना पड़ा है। यहाँ साफ उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का राज नहीं है। कांग्रेस का राज नहीं है का कहने का मतलब, जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तब विरोधियों को भी यानी विपक्ष को भी उनके पास यदि संख्या बल नहीं होते थे तो नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आज वो कांग्रेस का राज नहीं है। आज जो राज है उसमें विरोधी मतलब या तो उनको गोली मार दी जाए या फिर उन पे गलत आरोप लगाकर, गलत केस लगाकर उनको फंसाया जाए। ये सीधा सीधा आरोप उनका है। मतलब सीधा ये आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि देश में इस समय बीजेपी की सरकार है। और साफ उन्होंने कहा कि पंजाब का उदाहरण दिया, किस तरीके से उभरते हुए सितारे को हत्या कर दी जाती है और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद भी ये पुलिस के आरोप पर आरोप था। मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर खतरा था और उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में विधायक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि सारे विधायकों ने इकट्ठा होकर पार्टी हाईकमान के ऊपर दबाव बनाया कि उनको किसी सेफ जगह ले जाया जाए और फिर उनको हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर लाया गया है। तो ये बातचीत का अंश है, जो बातचीत की बातें हैं जो नीरज शर्मा ने IBC 24 के बातचीत के दौरान उनसे कही है, हमसे साझा करी है। जी चलिए, तो क्या रिपोर्टर से बातचीत हुई है और कितनी बातचीत हुई है, ये सारी बातें उजागर तौर के ऊपर एक्सक्लूसिव IBC 24 के कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ है, ये आपको दिखाते सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिएगा ध्यान से क्या कहते हैं नीरज शर्मा, जो हरियाणा से कांग्रेसी विधायक है।
क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी हम सबकी सुरक्षा की? पंजाब के अंदर हमारे भाई एक उभरते सितारे, एक यूथ की कैसे निर्मम हत्या कर दी गई। आज सबसे ज्यादा प्रश्न विधायकों की सुरक्षा का है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा पे हम सब विधायकों का दबाव था कि भाई आप कहीं ऐसी जगह चले, सेफ जगह चले। दाएं से बाएं से इधर से उधर से सब साथियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल को किसी भाई के संग कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। आज तो विरोधियों का मतलब या तो गोली मार दो या उल्टे सीधे केसों में फंसा दो। तो बड़ी बड़ी 4-5 बातें की। क्या बीजेपी सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी? विरोधियों का मतलब है कि आप उनको खत्म कर दें, दबाव डालकर उनको अपनी साथ मिला लें। हमने खुद आला कमान से कहा कि आप हमको सेफ जगह पर लेकर के जाएं, और किस जगह पर और कहां आना है इसके फैसले पर भी जो कई तरह के प्रश्न उठाए गए उनका भी जवाब उन्होंने कैमरे पर आकर के दिया है। अब इसमें 3 बड़े सवाल हैं कि इस आरोपों को आप किस तरह से लें। आरोप गंभीर हैं तो इन पर उत्तर भी बनता है। कोई कमेंट ले इसके पहले घनश्याम राजू तिवारी जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के, आप ही की पार्टी के एक स्टेट के विधायक हैं जो सेफ हाउस में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आकर रुके हैं और जो कह रहे हैं वो आपने सुना। क्या आप कहोगे इस पर? देखिए, निश्चित ही पुनीत जी, लोकतंत्र में और भारत के इतिहास में मैं समझता हूँ ये पहली बार है जब किसी टीवी चैनल पर बैठकर एक जनप्रतिनिधि इस बात को करते हो कि हमें डर लगता है कि कोई हमें गोली ना मार दे, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। और आज जो उन्होंने तथ्य पेश किए, जिस प्रकार से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और आज तक उसके अपराधी पकड़े नहीं गए, तमाम उसमें बातें हो रही है। देखिए पुनीत जी, एक बात समझना होगा, देश में भाजपा मोदी की सरकार आने के बाद से अल्पमत में होने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने नोट तंत्र और भय तंत्र के माध्यम से जनादेश को न मानते हुए अपने पक्ष में सत्ता हासिल करने की कोशिश की, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये डर और ये भय उसके बाद पैदा हुए हैं। मतलब हम बात करें चाहे मध्य प्रदेश की, गोवा की, कर्नाटक की, दक्षिण भारत की और अभी वर्तमान में गुजरात में क्या हो रहे हैं, लगातार इस प्रकार से मोदी जी की सरकार में जो मैं कह सकता हूं एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए हम कह सकते हैं कि भारत में तालिबानी हुकूमत चल रही है। मतलब जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधियों की कोई सुरक्षा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये डर इस बात को बताता है, ये बातें इस बात को बताती हैं जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जो कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है और ये भारत के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। चलिए, विचारणीय प्रश्न है, गंभीर मुद्दा। और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 2 और लोगों को जोड़ा पा करें। रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय छत्तीसगढ़ से, और साथ में संजय आहूजा, प्रवक्ता हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का स्वागत इस मंच पर मैं एक बार फिर करता हूं। संजय आहूजा साहब, कांग्रेस पार्टी के विधायक इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं, सेफ हाउस में हैं। राज्यसभा चुनाव में उन्हें डर था और वो यहाँ कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा का जिम्मा लेगी। विरोधियों का मतलब है उन पर दबाव डालो, अपने साथ मिला लो, इस वजह से उनको वहां से निकलना पड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो डर का भय का माहौल जो उन्होंने बनाया है, ये हरियाणा में जो पहले कांग्रेस की सरकार या देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो ये उनकी वजह से ये हुआ है। अपने आप में डर सता रहा है कि हमारी जो खरीद फरोख्त करते थे वही वो दूसरों पर यही आजमाते हैं कि हम भी वही चीज करेंगे। पीछे भी तो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तब तो ये कहीं नहीं गए थे। आज कैसे डर? पिछली बार भी तो भाजपा की सरकार थी और प्रदेश में और देश में, तब इनको डर नहीं था। आज किस चीज का डर है इनको? अगर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि खुलकर कैमरे पर ये बात कह रहा है संजय आहूजा साहब, तो फिर क्या इस मामले पे राज्य में सरकार चलाने वाले दल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपने इन लोगों को सुरक्षा का वैसा वातावरण नहीं दिया? क्या जनप्रतिनिधि को ये बात मजबूरी में कहनी पड़ रही है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। चुने हुए प्रतिनिधि की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सरकार की बनती है, चाहे वो किसी भी की हो, विपक्ष की हो, पक्ष की हो। लेकिन इनको अपना डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हम कहीं गलत है।
नहीं, लेकिन अब तो आपका राज है, अब तो आपकी सरकार है। आपने कहा पिछले समय में ये वातावरण बनाया था, लेकिन अब उस पार्टी के लोग अगर जा रहे हैं, आपके विपक्ष के लोग जा रहे हैं और ये कहते हुए कह रहे हैं कि साहब हमको खतरा है, तो फिर सरकार पर भी बात आती है। क्या अब भी वो वातावरण कायम है हरियाणा में? है ये बिल्कुल, यहाँ पे शांत माहौल है, कोई इसी तरह का कोई भय नहीं है। इनको अपने जो विधायक हैं, इनको जबरदस्ती ये कहा गया है कि अब सब इकट्ठे हों और दिल्ली से वहां से रायपुर के लिए निकलेंगे। ये इनका अपना किया हुआ एक क्रिएशन है, अदरवाइज ऐसा कुछ माहौल नहीं है यहाँ पे। घनश्याम राजू तिवारी जी आज सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, इस पर आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते क्या रिएक्शन देंगे? वो कह रहे हैं आपकी बनाई हुई परिस्थितियां हैं। देखिए, जहां तक विधायक महोदय ने सुरक्षा की बात कही, विपक्ष के आवाज को कुचलने की बात कही, अगर संजय जी ये कहते हैं कि हम वहाँ सुरक्षा देने में सक्षम हैं, तो आप इस बात की जिम्मेदारी से कहिए ना कि हम सुरक्षा देने के लिए तत्पर हैं और हमारी जिम्मेदारी है, किसी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं पिछले दिनों में, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, कितने को सुरक्षा आपने दे दिया, कितने के साथ न्याय हो चुका। तो कहीं ना कहीं आज सिर्फ सुरक्षा ही एक कारण नहीं है, एक कारण है विपक्ष को कुचलने का, जिसका भी आरोप शर्मा जी लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष की आवाज़ को कुचलना, उनकी आवाज़ को दबाना और विपक्ष को किसी भी तरीके से ख़त्म कर देना, ये नीति इस देश में चल रही है, जिसकी चिंता भी कहीं ना कहीं शर्मा जी और हरियाणा के हमारे कांग्रेस के विधायकों को सता रही है। और रही बात रिसोर्ट पॉलिटिक्स की, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, आपने ही तो इसे जारी किया है। आज बहुमत में ना होने के बावजूद भी जिस प्रकार से हरियाणा में राज्यसभा का प्रत्याशी उतारा गया, ये परिस्थितियाँ उस ओर भी कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। तो ये बात समझना होगा, जो नीतियां आप चला रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की मैंने बात की, कर्नाटक की बात की, और आज आप गुजरात में जो करने वाले, जहां कुछ महीनों में चुनाव होने, ये भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही, तानाशाही जो नीतियां इस देश में लागू है, ये उसका डर है। डर एक विषय का नहीं है, डर अनेक विषय का है। और इसी डर, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आप जनादेश का अपमान करते हैं, आप संविधान का अपमान करते हैं। और मैं कहता हूं कि देश में अगर खतरे जैसी बात अगर एक जनप्रतिनिधि कहता है, संजय जी आप भी विधायक हैं, तो मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए, इस पर निर्णय होने चाहिए, न कि उसमें किसी प्रकार की कहा सुनी होनी चाहिए। ये पहला कर्तव्य हर जनप्रतिनिधि का होता है। संजय जी उत्तर देंगे। संजय आहूजा जी हैं। पुनीत जी, मैं घनश्याम जी ने जो बात कही है, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से यह बात करता हूँ कि सुरक्षा उनको दी जाती है जिनको कोई खतरा हो। क्या इन्होंने पहले जाने से पहले ये बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की कि हमें यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पर वो कह रहे हैं आप लोगों से खतरा है, तो क्या आप ही के पास आकर कहेंगे आप लोगों से खतरा है? नहीं, गलत। अरे अगर सरकार, देखिए पुनीत जी मेरी बात सुनिए, जब बात ही नहीं होगी, यहाँ से भागकर आप अगर रायपुर में जाकर ये बात मांग करेंगे कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो ये तो गलत है। और दूसरी बात, घनश्याम जी ने कहा कि कहेंगे तो ही सुरक्षा देंगे, करने की अन्यथा नहीं देंगे। जिम्मेवारी से ये संविधान कहता है, ये किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व कहता है संजय जी कि वो कहेंगे तभी आप सुरक्षा देंगे, अन्यथा सुरक्षा नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? ये तो आपका प्रथम कर्तव्य है, एक जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देना, ये आपका दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। अगर ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं, आपको उसका जवाब तब देना चाहिए जब आप उस बात को डिनाय करें। देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा, अगर शर्मा जी जो विधायक है हरियाणा से, अगर वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे, असुरक्षा की भावना पैदा कैसे हुई? संजय जी, आपके प्रदेश से, हरियाणा से विधायक है शर्मा जी, और अगर उनके मन में ये सवाल आता है, उनके शंका ये होती है हम वहाँ असुरक्षित हैं, तो ये असुरक्षा की भावना पैदा कैसे हुई? और आपकी सरकार में अगर सुरक्षा होती तो कोई एक जनप्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस बात को कैसे खुले रूप से कह सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हरियाणा में उन्हें असुरक्षा दिखी। और हरियाणा की बातें हम कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जितने कृत्य हो रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, ये भी तो सारी चीजें सामने है संजय जी। उसके लिए भी क्या उन्हें आवेदन देने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? दिन बाद आज ये विषय नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाकर ये याद आया, ये याद आया। चलिए, एक और आरोप है आहूजा साहब एक और आरोप लगाया है, आपने सुना होगा, उनका भी कहना है और कांग्रेस के तमाम सदस्य जितने भी हैं उन सबका कहना है कि संख्या आपके पास जितनी होती है, राजनीतिक अभिलाषा उससे कहीं ज्यादा है।
आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और ऐसे कई उदाहरण पिछले रहे हैं जिनको देखते हुए खुद सदस्यों को लगा कि उनको किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए। क्या इस तरह की पॉलिटिक्स वहां हो रही है? नहीं, बिल्कुल। बाकी प्रदेशों में जो एग्जाम्पल दिए हैं बीजेपी नहीं, के, बिल्कुल। क्या इस तरह का माहौल वातावरण हरियाणा में है? बिल्कुल पूरे देश में नहीं ऐसा माहौल है, ये निराधार है बिल्कुल। गुजरात में ये क्या आरोप किया था बिल्कुल पिछली निराधार बार है। आप लोगों ने, बता दीजिए संजय जी। गोवा में आप क्या बहुमत में थे जो जिस प्रकार से आप वहां सरकार बना पाए? कर्नाटक में क्या किया आपने? लोकतंत्र में नोट तंत्र और भय तंत्र व्याप्त किया है मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ये उसके परिणाम है, परिलक्षित होते हैं कि इस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि अपने भविष्य को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर और आने वाले जो निर्णय हैं उस पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आप किन किन बातों को डिनाय कर सकते हैं? सुरक्षा की बातों को, विपक्ष की आवाज को दबाने की, लेकिन भारत देख रहा है, आपके इन कृत्यों को समझ रहा है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक महोदय छत्तीसगढ़ से भी मौजूद हैं। रजनीश जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे। बड़ी और गंभीर बात ये कि एक जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ जनता का नुमाइंदा है, वो ये स्वयं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक जिम्मेदार चैनल पर कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि साहब हमको वहाँ पर ट्रेडिंग का भी डर है और हर तरह का दबाव है, हर तरह का दबाव। इस वजह से हमने अपने आलाकमान से कहा कि आप हमको सेफ जगह पर भेजें। जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार चलती है वहाँ क्या ऐसा वातावरण होना उचित है? देखिए पाठक जी, बड़ी देर बाद आई है, मैं 2 मिनट में बात समाप्त करता हूँ। एक तो अपने भाई साहब जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये लाख चूहे खा के अभी जाने को तैयार है, करोड़ों खा के। ये जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भय पैसे की पॉलिटिक्स कर रही है, ये जिस हरियाणा राज्य के विधायकों को यहाँ ला के रोके हैं, पूरा मुख्यमंत्री सहित दल बदल करवाया गया था। 92 बार 356 धारा का दुरुपयोग किया गया था। ये कांग्रेस के लोग हमको बताएंगे, सिखाएंगे। और रही बात इनके विधायक यदि यहाँ खतरा महसूस कर रहे हैं, तो मैं हरियाणा के हमारे भाई साहब की भी बात भी सुन रहा था, इनको वहां बता के आना चाहिए था। ये 4 तारीख है आज, 10 तारीख को इनका खतरा खत्म हो जाएगा। ये इनको दबाव पूर्वक बयान दिलवाया जा रहा है और विधायकों को प्रेशर दिया जा रहा है। कांग्रेस के कुल कितने विधायक हैं हरियाणा में? इनसे जरा पूछिए कि हरियाणा में कुल कितने विधायक हैं और कितने यहाँ हैं, तो इसी में पता लग जाएगा। ये कांग्रेस इनको परेशान कर रहे विधायकों को। मैं भी विधायक हूँ, सरकार दबाव बना के मेरे को बताए कि अपने हिसाब से वोटिंग करवा के दिखाए। कोई विधायक कभी किसी दबाव में नहीं रहता, ये जाने को रहता है। और एक कल विधायक कह सकते हैं भाजपा में जाते समय कि मेरे को तो दबाव देके वहां बुलवाया गया, तो ये करे, अपना पार्टी की रक्षा करने के लिए ला रहे हैं। राजू जी, बेड़ाबंदी कर उत्तर रहे दें घनश्याम जी, हैं, उत्तर तो बेड़ाबंदी करें। लेकिन दबाव इस है, तरह संख्या के पर भी प्रश्न आरोप उठाए, लगाना है, 31 में से बिल्कुल 30 आए हैं, उस पर भी इनके प्रश्न उठाए। देश में जो स्थितियां हैं, ये जिस कर्नाटक की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता छोड़ के गए हैं। इनके सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है रजनीश जी, संख्या मुझे क्या है ये तो मैं जानता हूँ और बता भी सकता हूँ, परंतु मैं ये जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है वो संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और वो किसी न किसी प्रकार से विधायकों की खरीद पर उसके लिए इस प्रकार का जो कुचक्र वो रचती रही है, जो पिछले 7-8 सालों में हम इस देश में देख पाए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में जिस प्रकार से लोकतंत्र के जनादेश का अपमान कर रही है। आप मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य रहा है, कौन नहीं जानता किस प्रकार से पैसे के दम पर और लोगों को डरा धमकाकर तो वहां तख्ता पलट किया गया है। आज भले आपकी सरकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार को गिनाने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार में रहते हुआ है। और आप कह रहे हैं कि ये हमें ना सिखाएं। मैं ये कहता हूं कि अगर देश में संविधान है उसको सबको मानना है, लोकतंत्र है उसको सबको मानना है। एक जनप्रतिनिधि अगर खुले रूप से ये कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित ही ये सवाल पैदा होता है रजनीश जी कि कहीं ना कहीं उसमें ढोल में फूल है, और ये कमियां कहां से है इसे समझने की आवश्यकता। चलिए, दोनों पक्षों को आप यहाँ में इस बहुमत में नहीं है कि आप लोकसभा में प्रत्याशी भेज सकते हैं, बावजूद उसके जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया, तो ये आपकी वो संस्कृति है जो इस देश में लगातार हम देख रहे हैं। क्या मैं गोवा की बात करूं, मिजोरम की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, बंगाल की बात करूं, असम की बात करूं, गुजरात में जो आप अभी लगातार कर रहे हैं,
आपके इसलिए आप लिए अपने जिस कमियों प्रकार को से ढकने सरकारी के लिए संस्थाएं अपनी आपके पोते के नाकामियों रूप को में आप चलिए, ठीक है। इस्तेमाल कर रहे अपने हैं, नेतृत्व इससे लोगों को और डर लगता है, कर्मण्यता को इससे छुपाने जनप्रतिनिधियों को के लिए डर लगता यहाँ है। लाख और आप चलिए, इसके जवाब में घनश्याम दिए। जी, और घनश्याम मुझे जी। लगता है कि संख्या पे बात करना उनको हो बयान तो इसीलिए आप दिया जाके है। हरियाणा के अपने संजय आहूजा जी से पूछिए, क्या उतनी बहुमत है उनके पास? चलिए, जिस प्रकार संजय जी भी उन्होंने उत्तर देना 85 चाह रहे हैं दिया आपकी बात का, आहूजा जी भी उत्तर देना चाह रहे हैं और साथ में यहाँ पर रजनीश जी भी उत्तर देना चाह रहे हैं। आप दोनों के सवाल, दोनों पक्षों के सवाल जनता सुनेगी, इनके जवाब आते हैं। आहूजा जी आपके पास में भी, आप सब बने रहें। बीजेपी राज में डर लगता है। नीरज शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से विधायक हैं, वो ये बात कह रहे हैं। IBC24 के कैमरे पर एक्सक्लूसिव उन्होंने बात की। सारा देश जानता है कि हरियाणा में 10 तारीख को जो राज्यसभा सीट के ऊपर इलेक्शन में वोटिंग होनी है, उसके पहले कांग्रेसी विधायक, तमाम कांग्रेसी विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ चुके हैं और इस परिस्थिति के ऊपर यहां आकर जो गंभीर आरोप लगाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय आहूजा जी जुड़े हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में प्रवक्ता महोदय, साथ में यहाँ घनश्याम राजू तिवारी जी भी हैं, रजनीश सिंह जी जुड़े हैं और साथ में अशोक भान साहब, संविधान के विशेषज्ञ, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो पहले भी कई राज्यों में बन चुकी हैं, कई दफ़ा हमने ये स्थितियाँ देखी। अभी 31 की संख्या चाहिए और 30 कांग्रेसी विधायक यहाँ पर आए हैं। किस तरह के हालात निर्मित हो सकते हैं और उसका क्या रास्ता निकलता है? देखिए, ये तो एक दुविधा काफी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी कुलदीप नायर के माध्यम से जी, और उसमें ये कहा गया कि जो जहाँ का प्रतिनिधि है या बाशिंदा है वो वहीं से राज्यसभा में आ सकता है। एक तो ये था, उन्होंने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा में देश भर से कहीं से भी वो आ सकता है। उसका हमने रिव्यू किया बाद में, अभी वो रिव्यू चल रहा है। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति ये है कि कोई भी विधायक कहीं से भी राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकता है और इलेक्ट हो सकता है। मगर ये जो खास परिस्थिति आज के इस विषय में है, वो हमें लगता है कि अगर 30 का ही आंकड़ा है इनके पास तो 31 कहाँ से जोड़ेंगे। और ये जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए ही कुलदीप नायर साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया है, तो ये राजनेता, राजनीति पार्टियां सब इस पे अब दुरुपयोग करके अपना सिक्का जमाते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? लेकिन ये जो परिस्थितियां बनती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आती हैं, जो हालात बनते हैं, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने ही राज्य की सरकार पर आरोप लगाता है कि वहाँ खतरा है, सेफ हाउस में आप भेज दें, ये मैसेज तो सारे देश में इसका बड़ा गलत जाता है। क्या इसका कोई एक सुरक्षित विकल्प, स्थायी विकल्प, तरीका आपको नजर आता है? कानूनी तौर तो है नहीं कोई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसको खुली छूट दे दी गई है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई ये बंदिश नहीं है। अब ये पॉलिटिकल मॉरलिटी का सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी कितनी मॉरल प्लेन पे क्या वो करते हैं। आपको तो पता ही है, देश भर के राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मॉरलिटी का तो दर्ज देती हैं, दावा करती हैं, मगर प्रैक्टिकली क्या करती हैं वो तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो इसमें आज के दिन में कोई समाधान तो है नहीं। अब इसको कहते हैं जिसका मेजॉरिटी है, जिसका दम है, वही जीत पाएगा, और क्या हो सकता है। चलिए, और इसी दम के ऊपर, इसी मेजॉरिटी के ऊपर ही सारी बहस छिड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसमें कहीं ज़्यादा नैतिकता का तकाजा है। चलिए, संजय आहूजा साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, यहाँ उत्तर देना चाह रहे थे। एक प्रश्न ज़रूर उठा कि जिनसे डर हो, क्या उनके पास जाकर कोई कहता है कि हमें आप सुरक्षा दें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं घनश्याम जी को एक अपने दुरुस्त कर लें कि हरियाणा में 90 विधायक जो हैं, विधानसभा में 90 विधायक हैं, जिसमें से 40 बीजेपी के हैं और 31 कांग्रेस के हैं, 19 और 10 जो हैं वो जेजेपी के हैं। ठीक है। और हमने एक ही कैंडिडेट उतारा है। हमारे कैंडिडेट हैं कृष्ण पवार जी, जिनको टोटल मत चाहिए 31, और 9 हमारे पास फालतू हैं। और कांग्रेस को चाहिए 31, उनके पास 31 है, जो कि जबकि 30 पहुंचे। और एक ने कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा है कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुन के अपना वोट डालूंगा। तो भय तो उनको है। और दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री जी ने अपने जो शेष बचे 9 विधायक हैं, वो समर्थन, जो निर्दलीय उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा, उनको अपना समर्थन देने का घोषणा की है।
उसके बाद जो आज ये नीरज शर्मा जी का बयान आया बड़ा हास्यप्रद है। मैं वही कह रहा हूँ पुनीत जी, चलिए अब उत्तर दें आप घनश्याम भावनाओं जी। को समझना चाहिए। अब उत्तर दें कि संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास तो 9 अतिरिक्त वोट है वहाँ, आपके पास में 31 हैं और 1 कम है अभी, मतलब सामने नहीं है। आंकड़े संजय जी ने बताया, मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, यही आंकड़े हैं 40, 31 और 19। हमें 31 की आवश्यकता है, 30 विधायक हैं हमारे पास, एक के संपर्क में है और वो भी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही होंगे। विषय ये बात है कि बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है उनके लिए तो 31 की संख्या इनके पास पर्याप्त है, लेकिन जिस एक निर्दलीय व्यक्ति ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति है, और इन्होंने उस निर्दलीय विधायक को अपने बचे हुए 9 विधायक का समर्थन देने की बात की। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई भी राज्यसभा में न पहुंच पाए, और इस प्रकार के खरीद फरोख्त और तोड़-फोड़ करके ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। और ये संजय जी एक बार सुन लीजिए, और रही बात हम 31 हैं या नहीं है, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा संजय जी, लेकिन आपकी नियति और आपकी रणनीति जो दिखाई पड़ रही है, विषय वहां पैदा हो रहा है, डर वहां से पैदा हो रहा है। एक छोटा सा कमेंट लेने दें। हमारी नीति और रणनीति जनप्रतिनिधि एक ही है, आपकी नीति और रणनीति में फर्क था, तभी आप 10 सेकंड में एक जवाब दे देता हूं मैं। जी पाठक जी 10 सेकंड में एक जवाब जी कह लें। अभी ये बता रहे थे हमारे तिवारी जी, हमारे पास 31 है और एक कहीं न कहीं से तो व्यवस्था हो जाएगा। जी नहीं, 30 आ चुके हैं, 31 व्यवस्था हो जाएगा। चलिए बातचीत हम जारी रखेंगे। घनश्याम जी, रजनीश जी, आहूजा साहब कर लीजिए। मैंने ठीक है घनश्याम जी, 30 है, हम 31 ठीक है, परिस्थितियां सामने। संजय आहूजा साहब ने भी अपनी बात रखी और आपने बात घनश्याम जी की भी सुनी। घनश्याम जी, नंबर गेम को लेकर के आपके ऊपर ब्लेम है कि नंबर तो आपके डिफ्लेक्टेड दिख रहे हैं, नंबर आपका कम दिख रहा है। नहीं, देखिए पुनीत जी, इस पूरे मामले को समझने की आवश्यकता है, कहीं पर कोई दुआभेदी का विषय नहीं है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक रूप से इसके पूरे मेंबर्स तय होते हैं। आज 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके प्रत्याशी तय हैं, 31 वोट देंगे, 9 शेष बचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही, हम अगर उनके बचे 9 और अन्य 9 19 अगर इन दोनों को जोड़े तो इनकी संख्या होती है 28। मतलब इन्हें 3 की और आवश्यकता पड़ेगी। वो 3 ये कहां से लाएंगे? लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति वर्तमान में इस देश में व्याप्त है, जिस प्रकार से नोट तंत्र और भय तंत्र व्याप्त है, कहीं ना कहीं हमें इस बात को लगता है, हमारे विधायकों को। ठीक है आहूजा साहब, आप अपने बचे हुए 3 की व्यवस्था कर रहे हैं कांग्रेसी खेमे से, ऐसा आरोप है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया कि जो तीसरा कैंडिडेट है वो निर्दलीय है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आहूजा साहब, उसकी घोषणा पुनीत जी, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने आधिकारिक रूप से आज की है, जिस वजह से वो आज नीरज शर्मा जी आज उनको सोशल मीडिया के माध्यम से आना पड़ा। आपकी बात समझ गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा खेल बीजेपी ने वहां रचा और बीजेपी वहां उस निर्दलीय को खड़ा करने के पीछे भी है, और उसे जिताने के लिए जो 3 आपको नंबर चाहिए, ये सारा खेल उससे बचाने के लिए। देखिए, आरोप निराधार है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया इन्होंने। हमने तो, अगर हमने उतारना होता तो हम पहले से उतारते, अपना कैंडिडेट उतारते। हम पहले उतारते की बात नहीं है संजय जी। अगर निर्दलीय प्रत्याशी का आपके भारतीय जनता पार्टी के बचे 9 विधायक समर्थन कर रहे हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो ये किस ओर इशारा है? और मैं तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है इस देश में कि विपक्ष ना हो, असहमति को आप लोग स्वीकार नहीं करते। आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश से एक भी राज्यसभा के लिए न जाए, इसलिए आपने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन की बात की है, और उसके पीछे ही तो ये सब कहानियां हैं ना। आप इस कहानियों को तो थोड़ा सा बताइए। आप थोड़ी कहेंगे कि ये प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। चलिए जवाब सुनते हैं। हाँ जी आहूजा जी। पुनीत जी, मैं घनश्याम जी से ये बात ये शेयर करना चाहता हूँ। डर और भय का माहौल तो 4 दिन पहले की बात बता रहे नीरज जी, जो इनको यहाँ आए, ठीक है ना, समर्थन। चलिए साहब, ठीक है, देखिए 10 तारीख भी दूर नहीं है,
जो आरोप लगाया वो भी आपके सामने, और उस पर आपने भी अपना खुलकर पक्ष रखा। आज अगर हरियाणा प्रदेश के विषय में हम आपके ऊपर बात करें संजय जी, लेकिन जो देश में व्याप्त है, जो देश में आप अल्पमत होने के बावजूद वहां पर जो सत्ता हासिल कर रहे हैं, संजय जी उस पर भी अपनी थोड़ा ध्यान आकर्षित करिए। चलिए साहब, हरियाणा की पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ तक, और किस तरीके से आपने सरकार बनाई, ठीक है बहुमत में थे क्या? सारी बातें आप कह चुके हैं, नहीं थे ना, लेकिन आपने सारी बातें आप कह चुके हैं। अब 10 तारीख का इंतजार करते हैं, हासिल की है 10 तारीख तक का इंतजार करते हैं। आप दोनों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद।